हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी में हम व्याकरण पढ़ रहे थे और यहाँ हमने व्याकरण में पद परिचय, जो कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन एक बार रिवाइज हम इसको कर रहे थे। तो किसी भी वाक्य में जब कोई पद होता है, हमने आपको यहाँ पर शब्द और पद में अंतर बताया है। शब्द स्वतंत्र होता है, जबकि पद जो है व्याकरण के नियमों में बंधा होता है। किसी शब्द को जब आप किसी वाक्य में रखते हैं तो वो वहां पर आपका शब्द कहलाता है, वो वहां पर आपका पद कहलाता है। लेकिन जब उसे स्वतंत्र अवस्था में हम प्रयोग करते हैं तो वो शब्द होता है। जैसे राम अपने आप में एक शब्द है, लेकिन जब हमने लिखा राम पत्र पढ़ता है, पूरे वाक्य में आपका राम क्या है, ये पद है, ये शब्द नहीं है बल्कि पद है, क्योंकि यहाँ ये व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ है। ठीक है, अब इन्हीं का हम परिचय देखिए। जब भी आप किसी वाक्य में किसी पद का परिचय देखेंगे तो वाक्य में क्या क्या होती है, तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, क्रिया होगा, विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा, संबंध बोधक होगा, विस्मयादि बोधक होगा। तो इस प्रकार से जो है इन्हीं को हमें बताना है। अब हमें ये पता होना चाहिए संज्ञा में कि संज्ञा में किन किन आधार, क्योंकि शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिनमें विकार आ जाता है लिंग वचन कारक काल के आधार पर, अविकारी शब्द जिनमें विकार नहीं आता है। तो यहाँ हम दो प्रकार के शब्दों को पढ़ रहे हैं, विकारी और अविकारी। अब यहाँ शब्द शब्द नहीं कहलाएगा बल्कि हम पद का परिचय देंगे। तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि विकारी शब्द भी आपके चार प्रकार के होते हैं, जिसमें संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया और विशेषण आपका आ जाता है। तो संज्ञा अगर कोई आपकी, जैसे यहाँ राम था, राम पद का परिचय आपको देना था, तो हमें संज्ञा पूरी पता होनी चाहिए, संज्ञा के भेद पता होनी चाहिए, संज्ञा में किन किन आधारों पर परिवर्तन आ जाता है, विकार आ जाता है, वो हमें पता होनी चाहिए। सर्वनाम आए तो सर्वनाम का हमें भेद पता हो, तो हम इन सभी को पढ़ रहे थे। संज्ञा के यहाँ हमने तीन प्रकार के यहाँ भेद पढ़े हैं। तो संज्ञा के तीन, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया है कि विकारी अविकारी शब्द, और जब आपकी संज्ञा आता है, यानी हमने कहा राम पत्र पढ़ता है, हम राम का पद परिचय कर रहे हैं कि राम क्या है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा राम आपका संज्ञा है। अब इस संज्ञा को हमने इसका ही परिचय देना है, क्योंकि वो संज्ञा है तो हमें पता होना चाहिए कि संज्ञा का ये कौन सा भेद है और कौन से लिंग में है, कौन से वचन में है, कौन सा इसमें कारक प्रयोग किया गया है। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पर लिखनी होती है। तो देखिए, जैसे आपका क्या है, राम आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कि किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम संज्ञा कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये राम है, पुल्लिंग में है और एक वचन में है, तो ये सारी जानकारी हमें देनी होती है। इसी तरह से यदि वो आपका सर्वनाम है तो सर्वनाम के भी आपको यहाँ पर भेद बताए गए हैं। तो हमने सर्वनाम के 6 भेद आपको बताए थे। सबसे पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम था, जिसमें आपका उत्तम पुरुष आता है, दूसरा आपका मध्यम पुरुष आता है और तीसरा आपका अन्य पुरुष आता है। तो उत्तम पुरुष में जो बोलने वाला यानी जो वक्ता होता है ना, वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो आपका उत्तम पुरुष में आ जाता है। जैसे मैं अभी वक्ता हूं तो मैं अपने लिए एक वचन में मैं कहूंगी या मुझे, मेरा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगी, तो ये आपका उत्तम पुरुष में आ जाता है। और अगर मैं हम बहुवचन में हूँ, यानी मेरे साथ कोई और भी है, मैं उन सब की बातें कर रही हूँ, तो हम, हमारा, हमसे, हमारा, हमारे लिए, तो इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वो भी आपका एक वचन और बहुवचन में आ जाता है। फिर हमने आपको बताया था मध्यम पुरुष में सुनने वाले यानी श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आपका मध्यम पुरुष में आता है। फिर अन्य पुरुष में आपके जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, जब भी हम दो व्यक्ति बात करते हैं, या तो हम आपके बारे में बात करेंगे या अपने बारे में बात करेंगे या किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे, वो तीसरा आपका व्यक्ति वस्तु कुछ भी हो सकता है। तो जिसके विषय में हम बात करते हैं वह वे इस प्रकार के शब्द इसमें आ जाते हैं। दूसरा भेद है सर्वनाम का निश्चयवाचक। अब देखिए, आपने छोटी क्लासेस में भी आप इनको पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर पद का परिचय देना है, इसलिए हम पूरी चीजों को जो आपने डिटेल में पढ़ा है उन सभी चीजों को यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो आपका नेक्स्ट आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। आप एक तरह से ये कह सकते हैं जो पद परिचय है ना, जो आपने क्लास 8 तक जितने भी व्याकरण पढ़े हैं मोस्टली यहाँ पर आपका ये सारा कवर हो जाता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम ये वे जिसमें इसको आप संकेतवाचक भी कहते हैं।
ठीक है। तो अब आपका निश्चयवाचक जिसमें आपका यह, ये, वह, वे इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अनिश्चयवाचक जिसमें आपको अनिश्चय वस्तु या व्यक्ति के बारे में कोई कुछ इस प्रकार से आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट भेद आता है प्रश्नवाचक जिसमें हम प्रश्न करते हैं कौन, क्या, किसे, कैसे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संबंधवाचक में जिसकी, उसकी, वह, जो, जैसी, वैसी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निजवाचक सर्वनाम खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपके सर्वनाम के यहाँ पर 6 भेद हैं। पुरुषवाचक जिसमें आपके 3 और भेद आ जाते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक। फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट आपका विशेषण था। विशेषण में यानी कि अब आपके पास जैसे हमने कहा वह पत्र पढ़ता है, वह शब्द का परिचय बताना है, तो वह आपका क्या है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है ये, और यहाँ पर ये एक वचन में ही है। ठीक है। फिर विशेषण की हम बात करते हैं। विशेषण, तो देखिए विशेषण के भी भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। तो गुणवाचक जिसमें हम किसी व्यक्ति वस्तु कि क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें विशेषण पता हो। विशेषण क्या होती है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, जब हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने किसी के रंग के बारे में बता दिया। ठीक है। हमने जैसे कहा हवादार, तो उसका गुण कैसा है, कैसा है, वो शांत है, मौसमी है, ठंडा है, भव्य है, विशाल है, कुशल है, आलसी है, आदि आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। फिर आपके संख्यावाचक विशेषण आ जाता है जिसमें आपके 2 अन्य भेद है, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक में हम किसी वस्तु के परिमाण के बारे में, नापतोल के बारे में बताते हैं, जैसे अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। तो अनिश्चित में जैसे कम, थोड़ा, कुछ, अधिक, तनिक, और निश्चित परिमाण में जब हम किसी परिमाण, किसी नाप और तोल को निश्चित रूप से बता रहे, जैसे हमने कहा 1 मीटर, पाव भर, 2 किलो, 4 किलो, ये निश्चित है। अब यहाँ पर नाप और तोल किया जाता है, किसी वस्तु की हम नाप कर रहे हों या उसे तोल रहे हों, और निश्चित जो है वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। फिर चौथा आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। यह जब संज्ञा के आगे से सर्वनाम लगता है, सबसे बड़ी पहचान तो यही है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम है, सार्वनामिक, बाकी हमें इसे समझना भी है। तो यहाँ पर देखिए इसमें संकेत किया जाता है किसकी तरफ, एक संज्ञा जो है की तरफ संकेत किया जाता है कि यह घर, तो संकेत किसकी तरफ हो रहा है, घर की तरफ हो रहा है। ठीक है। ऐसे ही ये छात्र किसकी तरफ संकेत हो रहा है, ये किसकी तरफ, छात्र की तरफ, तो संज्ञा की तरफ हम यहाँ पर संकेत कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपका प्रविशेषण। प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताए वही आपका प्रविशेषण आता है। तो यहाँ तक हम कर चुके थे, आगे हम यहाँ से आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका क्रिया। अब क्रिया क्या होता है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, ठीक है, और स्नान करना आदि शब्द। धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ठीक है। तो आप जानते हैं क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। इसी में हम ना लगाने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे हमने कहा धातु धन ना, ये आपका सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ आपका एक धातु रूप है, ये क्रिया का धातु रूप है, और इसमें हम ना लगाते हैं तो क्या हो जाता है, पढ़ना, और यही क्या है, क्रिया का सामान्य रूप है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिख आपका क्रिया का धातु रूप है, उसमें ना लगाएंगे, लिखना। ठीक है। क्लास 10th में आपका यहाँ पर कर्म के आधार पर क्रिया के भेद किए गए हैं, और सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपका एक अलग से टॉपिक भी है, और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पद परिचय में ही हम इसे भी पढ़ लेंगे। तो देखिए सकर्मक, देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, यानी कि आपके पास सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसको हम जान लेते हैं। ठीक है। राम रोता है,
और दूसरा है राम। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। दो वाक्य मैंने यहाँ लिखे हैं। इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यही टॉपिक हमारे क्लास 10th के सिलेबस में एक अलग सा जो है आपके लिए आता है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको करना है, इसलिए थोड़ा सा हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, एक वाक्य है राम रोता है। यहाँ पर कहा गया है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है, ये तो सीधे उदाहरण यहाँ पर दे दिए गए हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती है, तो बच्चों देखिए, सकर्मक देखो, राम रोता है। किसी भी क्रिया में जो काम करता है उसे बच्चों हम कहते हैं कर्ता। ये आपने कारक में पढ़ा है। कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्लास 8th में आप पढ़ चुके हैं। तो जिस व्यक्ति या जो भी काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो रोता शब्द है ये आपका क्या है, ये आपका एक क्रिया शब्द है। ये क्या है, एक क्रिया शब्द है। तो कर्ता जो है काम कर रहा है, कर्ता काम कर रहा है। दो चीजें हैं यहाँ। कर्ता काम कर रहा है, राम रोता है, यहाँ पर काम हो रहा है रोने का। कौन रो रहा है, राम। अब इस काम का प्रभाव किस पर पड़ेगा। अगर राम रो रहा है तो राम के रोने का प्रभाव राम के अलावा किसी और पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा वाक्य है राम ने रावण को मारा। तो राम तो करता है, इसने तो काम किया है भाई, मारने का किया, चाहे सोने का किया, चाहे रोने का किया, ये तो काम है। ये करता है, राम करने वाला, और क्या किया है, उसने मारा है, तो ये आपकी क्रिया हो गई। अब क्या कहा है, क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। तो यहाँ क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, राम पर पड़ा था। यहाँ पर देखिए, क्रिया का प्रभाव किस किस पर पड़ेगा, एक तो राम पर पड़ेगा और दूसरा रावण को मारा। तो डायरेक्ट इसका प्रभाव किस पर पड़ा, रावण पर। किसको मारा, रावण को, तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, रावण पर। रावण आपका कर्म है क्योंकि राम ने रावण पर कर्म किया है। काम तो किया है लेकिन क्रिया कहाँ पर किया, रावण पर। तो कर्म क्या है, रावण है। राम ने फल खाया, तो राम ने खाया है, ये तो क्रिया है। कर्ता तो राम है लेकिन क्या खाया, फल खाया। किस पर काम किया, फल पर। तो अब इस उदाहरण से आपको समझ में आया कर्म है। और जिस भी वाक्य में कर्म हो वो आपका सकर्मक क्रिया कहलाती है। ये आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है। ये आपकी सकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ पर कर्म है, यहाँ पर कर्म है। अब इसमें कर्ता पर पड़ा सीधे प्रभाव, कोई कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक, नाम से आपको अब पता चल जाएगा सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो जहाँ क्रिया हो वहां पर सकर्मक और जहाँ क्रिया ना हो वहां पर आपका अकर्मक। तो उदाहरण के लिए जैसे हंसाना, रोना, भगाना अकर्मक, दौड़ना, कूदना, उछलना, बैठना आदि, और पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, बनाना, बनना, देना, तोड़ना, इस प्रकार से ये आपके सकर्मक क्रिया है। तो ये कर्म के आधार पर दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, क्योंकि ये आपके सिलेबस में अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्रिया अकर्मक और सकर्मक क्रिया, इसलिए हमने यहाँ पर इसको और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है। अब दूसरा है बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। बनावट के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से भेद हैं, मुख्य क्रिया हो जाती है, संयुक्त क्रिया हो जाती है, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है, ठीक है। तो मुख्य क्रिया जैसे टूट गया, रोता रहा, चल दिया, खा लिया आदि शब्द जो हैं किसमें आ जाते हैं, मुख्य क्रिया में आते हैं। और इसके बाद संयुक्त क्रिया जैसे आपका कर लिया, सो गया, काट लिया, गाता गया आदि शब्द आपके संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आपका प्रेरणार्थक क्रिया लिखवाना, जिसमें हम किसी
देखिए ये तो आपकी मुख्य क्रिया हो जाती है, जैसे टूट गया। संयुक्त क्रिया जैसे कर लिया, सो गया, काट लिया। प्रेरणार्थक क्रिया लिखवाना, कटवाना, बनवाना, पढ़वाना, चलवाना। नाम धातु क्रिया आपका फिल्माना, शर्माना, लज्जाना आदि सब जो है आपके नाम धातु क्रिया में आते हैं। फिर आपका पूर्वकालिक क्रिया होता है, आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम से पहले आपने, जैसे कि वो खा कर सो गया, है ना, उसने खाना खाया या वो खा करके सो गया या उसने पढ़ कर सो गया। तो उसने जो काम अभी कर रहा है, जो काम वो सो रहा है, वो पढ़ कर सो रहा है। जो काम अभी चल रहा है उस काम से पहले उसने एक और काम किया था, तो उसने खाकर, पढ़कर, खाकर, नहाकर, ठीक है, वो नहाकर कॉलेज चला गया या स्कूल चला गया, वो पीकर, ठीक है, देखकर। इस प्रकार से पूर्वकालिक जो क्रिया से पहले पहले भी आप कुछ काम कर चुके होते हैं, है ना। जैसे वो पढ़कर क्या सो गया, वो खाकर सो गया, तो ये सभी आपके पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। चलिए, तो ये हमने, अब देखो क्रिया में जो है क्या हो जाता है, बदलाव आता है। क्रिया आपकी बदलती है ना, क्लास 8 में भी आपने पढ़ा था। क्रिया आपकी बदलती है, किसके आधार पर, काल के आधार पर। समय परिवर्तन होने पर आपकी क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। यदि समय परिवर्तित हुआ तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे हमने कहा वो पढ़ता है, ये आपका क्या है, वर्तमान काल में है। अब आपने कहा, आपने कल देखा था उसे पढ़ते हुए, तो आप क्या करें, वो पढ़ रहा था, या आपको पता है ये पढ़ेगा, तो इसको आप, ये कल पढ़ेगा, इस प्रकार से। तो जब काल बदलता है, समय बदलता है, तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। तो इसी आधार पर आपके वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तो काल बदलने से क्रिया बदलती है। किसी वाक्य को आपने लिखा, जैसे आपने लिखा राम पढ़ता है, या राम पढ़ राम पढ़ रहा था। आपने कहा राम पढ़ रहा था, लेकिन राम आज पढ़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, राम पढ़ता है, या राम पढ़ रहा है, राम पढ़ता है। या फिर आप यहाँ लिखेंगे राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा, या कुछ और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ना ही जरूरी नहीं है। राम लिखेगा, या राम जाएगा। तो ये आपका भूतकाल में आ जाता है, ये आपका वर्तमान काल में आ जाता है, और ये आपका भविष्य काल में। यानी कि क्रिया बदलती है काल के साथ, क्रिया काल के साथ बदलती है, समय के साथ क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। अब जैसे हमने कहा, आज की क्लास में हमने पद परिचय पढ़ा, या आज हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ा था, और इसके बाद कल हम जो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इनको पढ़ेंगे। तो जैसे ही समय बदल रहा है तो क्रिया भी बदल रही है, सिर्फ क्रिया ही बदलेगी, ठीक है ना। तो समय के साथ आपका जो है क्रिया भी बदलती है। क्रिया आपके काल, आपके 3 प्रकार के, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। तो यहाँ अलग अलग क्रियाएं होती हैं, इनको तो आप जानते ही, उदाहरण में हम करेंगे अभी, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कितने, 4 आपके विकारी शब्द हो गए हैं। अभी तक हमने पद परिचय में 4 विकारी शब्द पढ़े हैं, जिसमें आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो शब्द होते, देखो हम पद परिचय पढ़े, अभी उदाहरण में, अभी हम इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वहां पर हम पद परिचय बताएंगे कि भाई इसका पद परिचय क्या है। इस पद में यदि आपके पास कोई संज्ञा शब्द है, या सर्वनाम है, या विशेषण है, या आपका क्रिया है, तो इसका पद परिचय आप कैसे देंगे।
तो ये जरूरी है पढ़ना। इसके बाद आपका अभिकारी शब्द आ जाते हैं, जिनको हम अव्यय भी कहते हैं। अभिकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अभिकारी का मतलब होता है जिसमें विकार न आए, जिसमें परिवर्तन न आए, जिसमें विकार या परिवर्तन न आए, उसे हम अभिकारी शब्द कहते हैं। आपने देखा होगा संज्ञा भी बदल रही थी, लिंग वचन कारक काल के आधार पर। सर्वनाम भी बदल रहा था, क्रिया भी बदल रही थी, विशेषण भी बदल रहा था। क्रिया काल के आधार पर बदल रही थी, विशेषण में भी परिवर्तन आ रहा था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना अव्यय अभिकारी, जिन शब्दों को हम पढ़ रहे हैं, आप इसका लिंग नहीं बदल सकते, आप इसके वचन नहीं बदल सकते, आप इनको किसी भी आधार पर इनमें परिवर्तन नहीं आता है। तो अव्यय का मतलब वो होता है कि वे शब्द जिन पर लिंग वचन काल पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता है। अब कभी कभी शब्द आया है किसी वाक्य में, तो ये कभी कभी में आप इसका लिंग बदल दें वाक्य का, ठीक है, इसका वचन बदलते हैं, इसका काल बदल दें, कुछ भी बदल दें, कभी कभी शब्द आपका कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे आप उसमें कितना परिवर्तन कर दें। ठीक है ना। तो इस तरह से तो क्रिया विशेषण अब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका जो है अव्यय के भी 4 भेद हैं। आपका पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा इसमें निपात अभिकारी शब्द भी आते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसे समझेंगे जरूर। ठीक है, चलिए। तो अव्यय के 4 भेद हैं। देखिए, ये जो हम पद परिचय पढ़ रहे हैं, ये क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 इन सभी के लिए जो है व्याकरण में हम पढ़ते हैं, पढ़ते आए हैं। चलिए, ठीक है। तो पहला आपका जैसे यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। क्रिया विशेषण आप जानते हैं, जैसे हमने पहले भी आपको समझाया था जब हम विशेषण पढ़ रहे थे कि राम तेज दौड़ता है, ठीक है, या राम सुंदर लिखता है, सुंदर लिखता है, ठीक है। और दूसरा हमने कहा राधा सुंदर लड़की है, राधा सुंदर लड़की है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमने 2-3 वाक्य लिखे हैं और एक वाक्य मैं यहाँ अंतर के लिए बताऊंगी। तो राम तेज दौड़ता है, तो यहाँ दौड़ना शब्द क्या है, दौड़ना आपका क्रिया है, और कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, यानी कि ये आपकी क्या है, क्रिया है, क्रिया की विशेषता है। ठीक है बच्चों। हमने कहा राम सुंदर लिखता है, तो लिखना भी क्रिया है, इसलिए लिखने की ही विशेषता है। लेकिन तीसरे वाक्य में देखिए राधा सुंदर लड़की है, ये आपका सुंदर शब्द क्रिया विशेषण नहीं है, ये विशेषण है। ठीक है। तो हमने आपको पहले बताया, कई बार हम शब्दों को देखते हैं और फिर जो है उसे विशेषण या क्रिया विशेषण लगा देते हैं, बिना ये जाने कि ये विशेषता किसकी है, संज्ञा या सर्वनाम की है या विशेषण क्रिया की है। तो यहाँ पर जहाँ काम की विशेषता बताई जाए तो वो आपका क्रिया विशेषण कहलाता है। तो इसमें सुंदर शब्द आपका क्रिया विशेषण नहीं है बल्कि विशेषण है, जबकि ये आपका विशेषण क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये लिखने की विशेषता बता रहा है और ये राधा की विशेषता बता रहा है या लड़की की विशेषता बता रहा है। तो जब क्रिया की विशेषता, काम की विशेषता, काम कैसे हो रहा है, ठीक है। अब काम की विशेषता आप किन किन आधारों पर बता सकते हैं, भाई काम कब हो रहा है ये भी तो उसकी विशेषता है, राम कैसे काम कैसे हो रहा है ये भी उसकी विशेषता है, काम कहाँ पर हो रहा है ये भी विशेषता है, कभी कभी आपने कहा काम कितना हो रहा है। इन्हीं आधार पर क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं। हम काम की विशेषता किन किन आधारों पर हम ये बता सकते हैं कि काम कैसे हो रहा है, किस रीति से हो रहा है, तो इसे तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। हमने कहा काम उस समय पर हो रहा था, तो यहाँ पर हम उस काम के समय को बता रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से विशेषता है, तो इसे आपका कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है।
हमने काम होने के स्थान को बता दिया, तो ये भी क्रिया विशेषण है और इसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हमने कहा काम कितना हो रहा है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इन्हीं आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला आपका कालवाचक है, जब हम क्रिया के काल को बताते हैं। चलिए, तो यहाँ हमने आपसे कहा कि जब हम किसी काम के काल को यानी समय को बता रहे हैं कि काम किस समय हो रहा है, तो उस समय वो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब आपको क्रिया दिया गया है, क्रिया शब्द का आपको क्या बताना है, विशेषता बतानी है। क्रिया विशेषण की ही आपको क्या बतानी है, पद परिचय बताना है। तो आपके पास जैसे कालवाचक आ गया, रीतिवाचक तो विशेषण है, तो ये भी बताना है कि विशेषण का कौन सा भेद है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर रीतिवाचक, काम जब बताया जाए किस रीति से हो रहा है, जैसे हमने कहा ना यहाँ पर कि राम तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पर रीति बता दी है हमने, ठीक है ना। काम कैसे हो रहा है, राम जो है तेज दौड़ रहा है, तो काम करने की रीति बता दी है, काम कैसे हो रहा है, ठीक है। और यदि मैं कहूँ कि काम जो है कल हुआ था, कि राम जो है कल पढ़ रहा था, तो हमने समय बता दिया, रीति तेज दौड़ रहा है, राम जो है स्कूल में पढ़ रहा था, स्थान बता दिया, और राम जो है बहुत ज्यादा दौड़ रहा था, तो यहाँ पर हमने परिमाण बता दिया। तो काम कैसे हो रहा है, काम कहाँ हो रहा है, काम किस स्थान पर हो रहा है, और काम कितना हो रहा है, इन सभी बातों को हम क्रिया विशेषण में बताते हैं। क्योंकि कोई भी काम की विशेषता जब बताई जाती है, तो काम कैसे, काम कब, काम कहाँ और काम कितना। कब, कैसे, कहाँ, कितना, इन 4 शब्दों का कब जब होगा, तो कब यानी कि काल बताएंगे, कैसे यानी कि रीति बताएंगे, स्थान यानी कि कहाँ, परिमाण यानी कि कितना। तो ये 4 यहाँ पर प्रश्न आप करेंगे तो आपको क्रिया विशेषण के 4 भेद मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।